एक समय की बात है। शहर में शकुंतला अपनी बेटी दामोदर और अपनी बेटी सुप्रिया के साथ रहा करती थी। शकुंतला के दोनों बच्चे एक अच्छी कंपनी में काम किया करते थे। शकुंतला अपने दोनों बच्चों की शादी के लिए बहुत सारे सपने देखा करती थी। शकुंतला का बड़ा बेटा था और दामोदर की भी शादी की उम्र हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने बेटे के लिए लड़कियां ढूंढ रही थी। आए दिन शकुंतला कभी उधर कभी इधर फोन लगाया करती। हेलो कामिनी, तूने मेरे बेटे के लिए लड़की देखी क्या? हाँ देखी तो थी, लेकिन मुझे वो कुछ पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। मैंने दामोदर की फोटो आगे भी भेज दी है, जैसे ही कोई लड़की उससे पसंद करती है तो मैं तुझे बता दूंगी। ठीक है चल, मैं रखती हूँ फोन, आगे भी मुझे पता करना है। ऐसा कहकर शकुंतला फोन रख देती है। थोड़ी समय बाद शकुंतला के घर की घंटी बजती है और वो जाकर किवाड़ खोलती है तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उसका बेटा दामोदर एक लड़की के साथ शादी की जोड़ी में खड़ा होता है। नालायक, ये कौन है? माँ, आप अपनी बहू का स्वागत करो, मैं अंदर चलकर आपको सब कुछ बताता हूँ। अच्छा, तो तूने मुझसे बिना पूछे शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? आजकल के बच्चे भी कैसे हो गए हैं, अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते और बिना बताए कोई भी कदम उठा लेते हैं। मैं उसको अपनी बहू नहीं मानती हूँ, ले जा तू इसे अपने साथ। ऐसा कहकर शकुंतला अंदर चली जाती है। दरवाजे पर ही खड़े होकर दामोदर बोलता है, कैसी माँ है मेरी, उन्हें मेरी खुशियों में खुश होना चाहिए और हमारा स्वागत करना चाहिए। चलो पूजा, मुझे यहाँ नहीं रहना, हम चलते हैं, हम कहीं और रहेंगे। अरे आप क्या बोल रहे हैं? माँ है, उन्होंने अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए कितने ख्वाब सजाए होंगे। जब उनके सामने ही उनके ख्वाब टूट गए तो आखिरकार उनका गुस्सा करना तो वाजिब है। आप चिंता मत करिए, हम अंदर चलते हैं, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम इस तरह माँ को अकेला नहीं छोड़ सकते, मैं उनको मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। जैसे तैसे पूजा प्रमोद को मनाकर घर के अंदर ले जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। एक दिन सुबह सुबह पार्क में उदास बैठी शकुंतला कुछ सोच रही होती है। तभी उसके पास उसके पड़ोस की औरत कांता आती है और बोलती है, क्या हुआ शकुंतला, आज वॉक नहीं करना क्या और तू इस तरह चुपचाप की बैठी है? क्या बताऊं कांता, मैं तो यही सोच कर आई थी कि पार्क में जाकर वॉक करूंगी, लेकिन अब तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है। क्यों अचानक मन में क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है ना? वैसे तेरी शक्ल से तो लग रहा है तू परेशान है। बस एक ही चिंता है, मेरी बेटी की शादी हो जाए, फिर तो मैं गंगा नहा लूं। हाँ जरूर, बेटी की शादी में तो हमें दावत खाने को नहीं मिली, कम से कम बेटी की शादी में मिल जाए। क्यों शकुंतला, वैसे तेरी लव मैरिज वाली बहू कैसी है? तेरा ख्याल रखती है या अपनी मनमानी में लगी रहती है? अरे छोड़ो, उसकी भी क्या बातें करना। क्यों, ऐसा क्या हो गया शकुंतला जो तुम ऐसे बोल रही हो? बहू ने ऐसा क्या करा है? तुम तो जानती हो कांता, लव मैरिज है और मुझे लव मैरिज वाली बहू पर भरोसा नहीं है। न जाने कब मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा ले और यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। मैं तो अकेली ही रह जाऊंगी ना। वैसे इकलौता बेटा है मेरा, मैंने तो सोचा था अरेंज मैरिज कराऊंगी तो कम से कम अपने घर के मामले में बोल पाऊंगी, लेकिन जब से लव मैरिज वाली बहू आई है ना, तो कुछ बोल नहीं पाती हूँ मैं और ना ही अपनी मर्जी से कुछ कर पाती हूँ। अरे ऐसे क्यों बोलती हूँ शकुंतला, अगर तेरी बहू को ऐसा करना होता तो पहले ही कर लेती। तू उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दे और मजे से अपना जीवन काट। बस एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाए, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। लेकिन मैं कितना भी सोच लूं, हमेशा दिमाग में आ ही जाता है कि लव मैरिज वाली बहू न जाने कितने दिन तक एडजस्ट कर पाएगी, कहीं मेरे बेटे को लेकर ना चली जाए। अरे बिल्कुल चिंता छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद शकुंतला अपने घर आ जाती है। तभी उसकी बेटी सुप्रिया का फोन आता है और वो बोलती है, हेलो मम्मी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ, उसी ऑफिस में सूरज नाम का एक लड़का काम करता है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए आप लोगों को थोड़े दिनों बाद लड़के वालों के घर वालों से मिलना होगा। अच्छा हुआ बेटा, तूने खुद अपने लिए लड़का देख लिया। मुझे तेरी शादी के लिए बहुत चिंता रहती थी, अब मेरी सारी चिंता खत्म हो गई है। तू एक बार घर वापस आ जा, हम आराम से बैठकर बातें कर ले, उसके बाद मैं तेरी शादी करवा दूंगी। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ फोन, अगले महीने में घर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर सुप्रिया फोन रख देती है। तभी थोड़ी देर बाद पूजा शकुंतला के पास आती है और बोलती है, माँ जी, मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। हाँ बोल। माँ, मैं नौकरी करना चाहती हूँ ताकि मैं घर के खर्चे में थोड़ा सा हाथ बटा सकूँ। क्यों, मेरे बेटे की कमाई तुझे कम पड़ गई है क्या? मेरा बेटा इतना अच्छा कमाता है, तुझे क्या दिक्कत है? इतने में ही दामोदर आ जाता है और बोलता है, माँ, पूजा सुप्रिया से भी ज्यादा पढ़ी लिखी है और अगर वो घर में बैठकर चूल्हा चौका देखेगी तो फिर उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? अगर वो कमाएगी तो हम अपने खर्चे आराम से चला पाएंगे, पर अभी तो हमें सुप्रिया की शादी भी करनी है, उसमें भी तो खर्चा आएगा। अगर पूजा हमारी मदद करना चाहती है तो उसमें बुराई क्या है?
अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी बहू ने हमारे घर में खर्चा चलाया हो, और ना ही जरूरत पड़ेगी। मम्मी, अगर मैं कमाऊंगी तो मैं अपने लिए कुछ कर सकूंगी, आप मान जाइए ना। अगर तेरी जिद है तो मुझसे पूछने क्यों आई है? और वैसे भी मेरा बेटा तुम्हें लव मैरिज करके घर लाया है, भला मैं तुम्हें कुछ कैसे कह सकती हूँ? जो मन करता है वो करो। शकुंतला उठकर अपने कमरे में चली जाती है। दामोदर और पूजा एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। पूजा नौकरी करना शुरू कर देती है। ऐसे ही पूरे 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद सुप्रिया दिल्ली से वापस अपने घर आती है। ये देखकर शकुंतला बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। रात को सभी लोग खाने पर मिलते हैं। तभी सुप्रिया बोलती है, माँ, मैंने आपको बताया था ना, मेरे ऑफिस में जो सूरज नाम का लड़का काम करता है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, मैंने कब मना करा है? तुम उसके परिवार वालों को हमारे घर पर बुला लो, एक बार हम बैठकर बात कर लेते हैं। लेकिन माँ, एक बहुत बड़ी परेशानी है। वो लड़का बहुत अमीर घर से है। वो लोग हमसे किसी चीज की डिमांड नहीं चाहते हैं, बस यही चाहते हैं कि हम शादी अच्छे से बड़े होटल में कर दें। लेकिन हम लोग तो होटल में शादी नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद मिडिल क्लास है। हमारे लिए होटल में शादी करना आसान काम थोड़ी ना है। महंगाई देख रही हो कितनी हो रही है। हम तो एक धर्मशाला में ही शादी कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। माँ, मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। कोई बात नहीं सुप्रिया, तुम साफ साफ मना कर दो कि हम होटल में शादी नहीं कर पाएंगे। और तुम चिंता मत करो, बहुत लड़के हैं, किसी न किसी से तुम्हारी शादी हो ही जाएगी। अरे मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? जब पूजा सूरज को पसंद करती है तो भला उसकी शादी कहीं और क्यों? और सिर्फ पैसे की वजह से ये शादी क्यों टूटे? जो तुम बोल रही हो इतना आसान नहीं है। जैसे मेरा बेटा फंस गया और उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली। अगर वो लड़का सूरज भी ऐसा होता तो कब की मेरी बेटी से शादी कर चुका होता। मुझे मत सिखाओ। माँ, मैं सूरज से ही शादी करना चाहती हूँ। तो फिर सूरज से बोल दे, अगर वो तुझसे शादी करना चाहता है तो अपने माता पिता को मना ले, और अगर वो नहीं मानते हैं तो तेरे साथ कहीं और अपनी गृहस्थी सेट कर ले। कोई जरूरत नहीं है अपने माँ बाप के साथ रहने की। माँ, आप क्या बोल रही हैं? अगर मैंने ऐसा कहा तो क्या आपको अच्छा लगता? आप सुप्रिया को गलत सीख क्यों दे रही हैं? बहू, मुझे उल्टा जवाब देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन माँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर भाभी चाहती तो कब की भैया को लेकर अलग रह रही होती, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं चाहा। और यहाँ तो सिर्फ शादी की खर्च की बात है। मैं सूरज से बात कर सकती हूँ। भला ये क्या बात हुई कि वो अपना घर छोड़कर मेरे पास आ जाए? माँ, मैंने जॉब करना पहले से शुरू कर दिया था ताकि मैं सुप्रिया की शादी के लिए पैसे जोड़ सकूं। सुप्रिया ने मुझे पहले ही इस बारे में बता दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि जैसे मेरी शादी हो गई वैसे सुप्रिया की भी हो। सुप्रिया की शादी तो धूमधाम से होनी चाहिए, इसीलिए मैंने बहुत सारे पैसे जोड़ कर रख लिए हैं। अब हमें सुप्रिया की शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उतने में ही कमरे से बाहर दामोदर आ जाता है और बोलता है, देख लिया माँ, आप जैसा पूजा को समझती है वो वैसी नहीं है। आप हमेशा से लव मैरिज पर सवाल खड़ी करती आई हैं, लेकिन जब अपनी बेटी की बात आई तो आपने बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दी। ये सब सुनकर शकुंतला को अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी बहू को माफी मांगते हुए बोलती है, बहू, मुझे माफ कर दे जो मैंने तेरे बारे में इतना गलत सोचा। सचमुच तू तो बहुत अच्छी है, जो मेरी बेटी की शादी के लिए तूने इतना कुछ करा। सचमुच मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। आज के बाद मैं कभी बहू और बेटी में फर्क नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर शकुंतला अपनी बहू को गले से लगा लेती है, जिसके बाद सभी परिवार वाले अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में रजनी अपनी बेटी राधा के साथ रहा करती थी। रजनी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी, साथ ही वो बगीचे से फूल तोड़कर उन्हें बेचा भी करती थी। राधा के पिताजी राजू की हार्ट अटैक आने के कारण मृत्यु हो गई थी। जब से रजनी ने ही अपनी बेटी राधा का ख्याल रखा। रजनी जैसे तैसे काम करके अपनी बेटी का पेट पाला करती थी। रजनी के घर के साथ में ही सुमन अपने बेटे अक्षय के साथ रहा करती थी। अक्षय राधा से बहुत प्यार किया करता था। राधा और अक्षय दोनों गांव के एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा करते थे और वो दोनों एक ही कक्षा में थे। राधा बहुत ही सुंदर और आकर्षित थी, जिस कारण से उसकी कक्षा में और भी लड़के उसे पसंद करते थे। हाय अक्षय, तुम कैसे हो? बड़े दिन हो गए, तुम स्कूल नहीं आ रहे थे। हाँ राधा, मेरी तबीयत खराब थी, जिस कारण से मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला था, इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ रहा था। वैसे तो मुझे अपनी नोटबुक दे सकती हो, मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है। हाँ जरूर, स्कूल की छुट्टी होते टाइम तुम मुझसे नोटबुक ले लेना। ऐसा बोलकर राधा अपने बेंच पर जाकर बैठ जाती है। इसी तरह सब कुछ अच्छा चल रहा था। राधा और अक्षय ने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर ली थी। राधा और अक्षय भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। स्कूल की तरह कॉलेज में भी सभी लड़के राधा से बात करने के लिए उसे फॉलो किया करते थे, लेकिन फिर भी राधा किसी से बात नहीं करती थी। क्या हुआ राधा, तुम मेरे साथ कॉलेज क्यों नहीं आती?
मैं तो तुम्हारे घर के साथ में रहता हूँ, फिर भी तुम मुझसे बात नहीं करती हो। अक्षय, क्योंकि तू पागल है। अगर मैं किसी से बात करती हूँ तो तू मुझसे लड़ता है और ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिरकार सब मेरे दोस्त हैं, मैं किसी से भी बात करूँ तुझे क्या करना। ऐसा बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। ये बात सुनकर अक्षय को बहुत बुरा लगता है। तभी अक्षय मन ही मन सोचता है, मैं कैसे बताऊँ राधा को कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती है, ये मुझसे बात ही ऐसी करती है। मुझे तो डर लगने लग जाता है। अक्षय कहीं ऐसा ना हो कि राधा किसी और की हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, राधा सिर्फ मेरी ही है। ऐसा सोचकर अक्षय मन ही मन खुश होता है। ऐसे ही अगले दिन राधा कॉलेज जाती है और वो वहाँ पर किसी से बात नहीं करती है और चुपचाप अपने बेंच पर जाकर बैठ जाती है। कभी अक्षय देखता है क्लास का सबसे हैंडसम लड़का समीर राधा की बेंच की तरफ आ रहा होता है। हेलो, व्हाट्स योर नेम मैम? मेरा नाम राधा है। राधा मैम, मैं देख रहा था कि सभी बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन आप किसी से बात क्यों नहीं करती? अगर आपको कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। नो थैंक यू, बस ऐसे ही मेरा मन नहीं है, मैं जल्दी लोगों से घुल मिल नहीं पाती हूँ। इसी तरह राधा और समीर बहुत सारी बातें करते हैं। ये देखकर अक्षय को बहुत जलन होती है। वो मन ही मन समीर से जलने लगता है। इस तरह अक्षय घर जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताता है। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन बेटा इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। वैसे बेटा, तू जिस समीर की बात कर रहा है वो साथ वाले गांव के सबसे अमीर सेठ का बेटा है, तो उसे पंगा लेने की बिल्कुल मत सोचना। वैसे भी राधा जैसी बहुत लड़कियां तेरे आगे पीछे आएंगी, तो इस गंदी सी लड़की के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? माँ, आप नहीं समझोगी, पर कुछ भी हो जाए मैं समीर और राधा की दोस्ती नहीं होने दूंगा। ऐसा बोलकर अक्षय पैर पटकता हुआ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। जैसे जैसे कॉलेज के दिन गुजरते हैं, राधा और समीर की दोस्ती और भी गहरी होती जाती है। लेकिन इन सब की खबर जब समीर को पसंद करने वाली लड़की आफरीन को लगती है, तो वो एक दिन राधा को रास्ते में रोकते हुए बोलती है, क्यों बहुत पर निकल आए हैं तेरे? लगता है तू अपनी औकात भूल गई है। समीर कितना अमीर है और उसे मैं पसंद करती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में आने की? तू कल की आई हुई लड़की मेरे बॉयफ्रेंड पर लाइन मारती है। बहन, तेरा जो भी नाम है, प्लीज मुझे माफ कर दो और यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत प्रोफेसर से कर दूंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर तू मुझे समीर के आसपास भी दिखाई दी तो मैं तेरे को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। राधा आफरीन की सारी बातों का अनसुना कर देती है। देखते ही देखते कॉलेज खत्म होने वाला होता है और लास्ट ईयर होता है। राधा और समीर एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। राधा, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता था। मैं तुम्हारे साथ इतने समय से रह रहा हूँ, मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत पसंद आया। मैं तुम्हारे बारे में घर पर बताना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ समीर, लेकिन एक बार मैं अपने घर में सब कुछ बताना चाहती हूँ। ऐसा कहकर राधा वहाँ से शर्माती हुई चली जाती है और घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सब सुनने के बाद रजनी को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद रजनी अपनी बेटी राधा के साथ समीर के घर जाती है। समीर स्वभाव का बहुत ही अच्छा और नेक लड़का था, परंतु उसके माता पिता बहुत ही लालची इंसान थे। वो शादी के लिए राधा की माँ रजनी से 10 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। इतनी बड़ी रकम सुनने के बाद रजनी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी की खुशी के लिए दहेज के लिए हाँ बोल देती है। तभी घर आकर राधा अपनी माँ से बोलती है, धन्यवाद माँ, तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दी, परंतु माँ 10 लाख रुपए हम कहाँ से लेकर आएंगे? बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे पिताजी ने तेरे लिए अपने अकाउंट में पहले से ही 10 लाख रुपए जोड़ रखे हैं। मैं बैंक जाकर सारे पैसे ले आऊंगी। राधा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी सारी चिंता खत्म हो जाती है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि रजनी ने उससे झूठ कहा था और रजनी के पास 1 रुपए नहीं थे। रजनी अपनी मालकिन के पास जाती है, जहाँ पर वो साफ सफाई का काम किया करती थी, लेकिन मालकिन साफ पैसे देने के लिए मना कर देती है। जिसके बाद रजनी गाँव के सबसे अमीर सेठ के पास जाती है और वहाँ से 10 लाख रुपए ब्याज के तौर पर ले आती है। जिसके बाद रजनी अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज का सामान ले आती है। इन सब की खबर पड़ोस में रहने वाले अक्षय को लगती है, तो वो कॉलेज की आफरीन के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। आफरीन, राधा तो तुम्हारी पहले से ही दुश्मन है, लेकिन शायद तुम्हें ये खबर नहीं मिली होगी, राधा की शादी समीर से हो रही है। मुझे राधा बहुत पसंद है, लेकिन वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है, इसीलिए मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। तो क्या तुम भी मेरे साथ हो? हाँ जरूर अक्षय, मैं तो जरूर बदला लूंगी। इसने मेरे बॉयफ्रेंड को छीना है, मैं इसे ऐसी थोड़ी न जाने दे सकती हूँ। लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हम राधा या समीर को मारने की कोशिश करें तो हम खुद इसमें फंस जाएंगे। क्यों ना हम राधा के घर में आग लगा दे, इसके बारे में तो किसी को पता नहीं चलेगा।
कोई सोचेगा कि घर में अचानक आग लग गई, जिस कारण से दोनों माँ बेटी मर गई। हाँ आफरीन, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। रात होते ही अक्षय और आफरीन चुपके से राधा के घर में चले जाते हैं। जब उनकी नजर सामान पर पड़ती है तो वो दोनों सामान को चोरी करने का फैसला करते हैं। सामान चोरी करने के बाद वो दोनों घर के बाहर से आग लगा देते हैं और चुपचाप फरार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब पूरे घर में धुआं हो जाता है और जलने की बदबू आने लगती है तो रजनी जाग जाती है और अपनी बेटी को जगा देती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाकर घर से बाहर आ जाते हैं। हाय राम, ये क्या हो गया? सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँगी? अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगी? सारे रुपए, पैसे, सोना, चांदी, दहेज का सामान सब कुछ जलकर राख हो गया। अब मैं पैसे कैसे वापस करूँगी? हाय राम। कौन से पैसे माँ? बेटा, मैंने सेठ से ब्याज पर पैसे लिए थे। अगर सेठ को समय से पैसे नहीं मिले तो वो हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। अब तुम ही बता मैं क्या करती? अपनी बेटी की शादी का सपना थोड़ी न तोड़ूंगी। अब क्या होगा कोई समझ नहीं आ रहा है। ये सब कुछ सुनने के बाद राधा उदास हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? माँ ने मेरी वजह से ब्याज से पैसे उठाए और अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? अपनी माँ को छोड़कर राधा एक नदी के पास जाती है और अपनी जान देने की कोशिश करती है। माँ, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ सहनी पड़ी, लेकिन अब और नहीं। मैं आपको यहाँ पर अकेले छोड़कर जा रही हूँ। ना तो मैं यहाँ पर रहूँगी और ना ही मेरी वजह से आपको तकलीफ सहनी पड़ेगी। अब मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। दहेज और शादी का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। इतना कहकर राधा नदी में कूदने जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी प्रकट होती है जो बोलती है, ये क्या राधा बेटा, इतनी सी बात पर तुम अपनी आत्महत्या करने जा रही थी? जीवन एक अनमोल रतन है, हमें उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। तुम्हें तो अपनी माँ का सहारा बनना चाहिए। वो अकेली क्या करेंगी? वो तो जीती ही तुम्हारे लिए है। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मैं क्या करूं? हमारा घर भी जाने वाला है, सेठ को पैसे भी देने हैं। अब हम कहाँ रहेंगे और माँ मेरी शादी कैसे करेंगी? राधा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुमने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करा है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये मेरी जादुई मेकअप किट है, जिसकी मदद से तुम्हें रोजाना सोने के सिक्के मिलेंगे, जिनकी मदद से तुम पहले की तरह जीवन जी सकोगी और तुम्हारे जीवन में सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। ये सुनकर राधा जादूगरनी का धन्यवाद करती है और जादुई मेकअप किट लेकर चली जाती है। जैसे ही राधा अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि घर की आग बुझ चुकी थी। राधा जादुई मेकअप किट को घर में लेकर जाती है और मेकअप किट से कहकर अपना घर पहले की तरह सही करवा लेती है। इस तरह राधा रोजाना मेकअप किट से सोने के सिक्के मांगती, जिसके बाद कुछ दिनों में ही रजनी सेठ के सारे पैसे वापस कर देती है। उसके बाद जो भी पैसे बचते हैं, राधा अपनी माँ के लिए एक छोटा सा काम चलाओ घर खरीद लेती है, जिसके बाद धीरे धीरे करके 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। जिसके बाद रजनी अपनी बेटी की शादी समीर से करा देती है। राधा खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है और अपनी जादुई मेकअप की किट अपनी माँ को सौंप देती है, जिसकी मदद से रजनी का जीवन अच्छे से बीतता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।